अच्छा दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद और सभी को जय भीम। आपने आज की स्ट्रीम को ज्वाइन किया और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किरदार पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इस ये जो कैरेक्टर है, इसका आज की भारतीय राजनीति पे जो प्रभाव है, ये हमें जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है। नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनको इनके जो मानने वाले हैं, अनुयायी है जो हैं, वो इन्हें वीर सावरकर कहते हैं। और अभी जब हम आगे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वीर नाम इन्होंने स्वयं को दिया है। तो सावरकर कितने वीर हैं, कितने नहीं हैं, इस बात का भी मुआयना आज जरूर किया जाएगा। आज ये बात इसलिए भी करनी जरूरी हो गई क्योंकि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं रणदीप हुड्डा। तो उन्होंने एक सावरकर के ऊपर फिल्म बनाई है जिसमें वो खुद सावरकर बने हैं। और फिल्म को बनाते वक्त उन्होंने ये ऐलान किया था भाई कि जो भी सावरकर को माफी वीर कहेगा, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। एक बार हम ये देख लेते हैं कि रणदीप हुड्डा जो हैं, इन्होंने क्या क्या बातें कही है। ये एक बार आजाद, हम इनकी जो वीडियो फाइल एक बार फिर से लगाते हैं। और हाँ जी, हाँ जी। क्या हिंदुस्तान में आज अन्याय हो रहा है? जी, ओके। सावरकर को गद्दार कहना सही है? बिल्कुल गलत है। सावरकर को आतंकी कहना सही है? अंग्रेजों के खिलाफ वो आतंकी थे। सावरकर को डरपोक कहना सही है? बिल्कुल गलत। सावरकर को माफी वीर कहना सही है? बिल्कुल बकवास। जो लोग सावरकर को माफी वीर कहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? थप्पड़। सावरकर की चलती तो देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। बिल्कुल। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी आप किसे मानते हैं? बहुत लोग हैं। ओके, एक नाम लेना मुश्किल है। ओके। अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। कुछ पार्टियां सावरकर को देशद्रोही या फिर डरपोक क्यों कहती हैं? क्योंकि वो खुद डरपोक है। सावरकर की सच्चाई को किसने दबा दिया? पहले अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस ने। तो चलिए भाई, दो तीन बातें हैं। इन्होंने ये कहा कि अंग्रेज सबसे ज्यादा जो है वो सावरकर से डरते थे। यार, कोई बाप अपने बेटे से कैसे डरेगा? और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये सावरकर ने खुद जो मर्सी पिटीशन लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ब्रिटिश हुकूमत का बिछड़ा हुआ बेटा हूं। तो बिछड़े हुए बेटे से बाप कैसे डरेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, रणदीप हुड्डा ने कहा भाई कि जो सावरकर को माफी वीर कहेगा, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। तो भाई आज जब हम ये स्ट्रीम को करेंगे तो मैं आपसे ये छोटा सा मेरा निवेदन है कि आप हैशटैग चलाइए रणदीप हुड्डा थप्पड़ मार, क्योंकि आज हम ये काम को करने जा रहे हैं। आज बल्कि मैं एक कदम आगे चलता हूं। सावरकर ने माफी नहीं मांगी, सावरकर ने दया की याचना की है। उसे दया याचना कहा जाता है, मर्सी पिटीशन। गब्बर सिंह के सामने जैसे रामगढ़ के गांव वाले ऐसे हाथ खड़े होकर जोड़ते थे ना, माफी दे दो बाबा। आई एम सॉरी बोलना होता है माफी मांगना, लेकिन दया की याचना करना, रहम की भीख मांगना, वो होती है मर्सी पिटीशन। दो तीन चीजें पहले स्पष्ट करते चलते हैं कि भाई बॉलीवुड को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री हमें दिखाई जा रही है। देखिए दोस्तों, आरएसएस जो है और ये हम सभी जानते हैं कि आरएसएस एक फासिस्ट संगठन है, फासीवादी संगठन है। फासीवादी संगठन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, और मैं क्यों आरएसएस को फासीवादी कह रहा हूं, क्योंकि लक्षण पूरे वैसे ही दिखते हैं आरएसएस के। आरएसएस का अपना जन्म जो है ये मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी की तर्ज पे ही हुआ था। और फासीवाद का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, जो फासिस्ट लोग होते हैं वो अक्सर बहुसंख्यकवाद में हमेशा अपनी जो सत्ता है उसको तलाशने की कोशिश करते हैं। बहुसंख्यकों को वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं, इनकी वजह से ही आपका वर्तमान जो है ये खराब है, जबकि आपका अतीत बेहद सुनहरा हुआ करता था। एक वक्त में आप सोने की चिड़िया हुआ करते थे,
लेकिन ये जो आज हमें अल्पसंख्यक दिखाई दे रहे हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये आक्रांता हैं, ये बाहर से आए हैं, इन्होंने घुसपैठ करी है और इन्होंने आके आपके देश की संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और सावरकर ने ये बात अपनी किताब हिंदुत्वा में लिखी है। जेल से निकलने के बाद सावरकर ने किताब लिखी, उसका नाम है हिंदुत्वा। उसमें सावरकर ने हिंदू कहा है उन लोगों को जो कि जिनके पूजा के स्थल, धार्मिक स्थल जो हैं, वो भारत की भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में आते हैं। तो इसका मतलब है सीधा इशारा सावरकर का था मुसलमानों की तरफ और ईसाइयों की तरफ। सावरकर ये कहना चाह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये बाहर से आए हैं और इन्होंने आके हमारा जो देश है इसका पूरा मटियामेट कर दिया। और मैं जब ये बात को कह रहा हूं तो मैं उस सावरकर की बात कर रहा हूं जो जेल जाने के बाद का सावरकर है। जेल सावरकर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर हमें नहीं दिखाई देता। सावरकर में ग्रे के शेड्स हैं। वो कुछ इस तरह से एक सावरकर जेल जाने के पहले दिखाई देता है, जहां पे वो 1857 के की जो का जो गदर हुआ था उस पे उसने किताब लिखी है, जहां पे सावरकर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते दिखाई दे रहे हैं। उस किताब की प्रस्तावना में ये कोई भी जाके पढ़ सकता है। और एक सावरकर हमें दिखाई देते हैं जेल से निकलने के बाद, जो 1925 की अपनी किताब में हिंदुत्व की विचारधारा को दुनिया के सामने में भारत के लोगों के सामने में पेश कर रहे हैं। और ये हिंदुत्व की विचारधारा और कुछ नहीं थी, बल्कि ये एक फासिस्ट विचारधारा थी, जिसको उधार लिया सावरकर ने मुसोलिनी और हिटलर से, यूरोप में जो चल रहा था। हिटलर ने भी बिल्कुल जर्मनी में कुछ इसी तरह की बातें वहां पे उसने करी कि हम आर्य लोग हैं और ये जो यहूदी हैं, ये जो अल्पसंख्यक यहूदी हैं, इन्होंने हमारा जो जर्मन राष्ट्र है उसको इन्होंने तबाहो बर्बाद कर दिया। सावरकर और एडोल्फ हिटलर के बीच में एक और जबरदस्त समानता हमें नजर आती है कि दोनों के दोनों बहुत ही पेट्रियार्कल हैं। महिलाओं की इन दोनों के मन में कोई इज्जत नहीं है। दूसरी बात, सावरकर और हिटलर दोनों अपने अपने देश को फादरलैंड कह रहे हैं, मातृभूमि नहीं कह रहे हैं, पितृभूमि कह रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे यूरोप में उस वक्त मास मीडिया का इस्तेमाल एडोल्फ हिटलर ने किया। उस जमाने में मास मीडिया के नाम पे रेडियो हुआ करता था। योसेफ गेबल्स नाम का हिटलर का प्रचार मंत्री था। तो जब हिटलर की सत्ता आती है तो हम ये देखते हैं कि हिटलर के भाषणों को घर घर में पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया गया, हिटलर की मन की बात को पहुंचाने के लिए। और आज हम 21वीं सदी में आके 2024 में हम दरअसल 2014 से ही हम कुछ इस तरह के जो माध्यम हैं प्रचार के, उनका इस्तेमाल हम ये देख रहे हैं कि ये जो दक्षिणपंथी फासिस्ट लोग हैं ये लगातार किए जा रहे हैं ब्रेन वॉश करने में। और मैं अपनी बात आगे लेके चलूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं ये अंबेडकर का देश है, जहां पे संविधान को हमने सर्वोपरि रखा। हमने संविधान जब बनाया तो हमारा संविधान दुनिया में एक अनोखा संविधान बना, क्योंकि जैसे ही संविधान हमने लागू किया, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, हमने पूरी दुनिया के हमने इस देश के जितने लोग हैं उन सबको समान अधिकार देने की बात कही। आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका तक ये काम नहीं कर पाया। 1965 में आके अमेरिका के कुछ दक्षिणी राज्यों में, टेक्सास वगैरह जैसी जगहों पे, जो अश्वेत लोग थे,
अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान 1950 में ही ये काम को कर गया था। वोट देने के अधिकार में बाबा साहब ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। और मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एक 14 मार्च को पीयू ने एक सर्वे किया है इस देश में। दरअसल ये सर्वे जो है ये पूरी दुनिया में हुआ है, ये देखने के लिए कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से हम ये देखते हैं कि सिवाय एक हमारे पास उदाहरण है 1975 का, उसके अन्यथा हमारे देश की जो लोकतंत्र है अनवरत चलता रहा। ऐसे देश में जहां संविधान जो है सारे लोगों को समानता का अधिकार दे रहा है, ऐसे देश में जहां पे हम ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हम इस पे गर्व महसूस करते हैं, वहां पे एक चौंकाने वाला एक आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूं कि 85% भारतीयों ने कहा है कि या तो देश में मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए या तो इस देश में डिक्टेटर हो जाना चाहिए, ये बेहतर होगा देश के लिए। ये आंकड़ा अपने आप में हमें बहुत चौंकाता है और हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरा इफेक्ट है, ये प्रभाव है मास मीडिया को इस्तेमाल करने का कि लोगों के दिमाग में किसी एक व्यक्ति विशेष की ऐसी छवि बनाना कि मोदी है तो मुमकिन है। मुझे माफ कीजिएगा, आज मैं थोड़ा सा राजनीतिक बातें करने पे मजबूर हूं क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। और मैं एक चीज आपको चेता दूं अभी से, आपको सावरकर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब लड़ाई जो है ये सावरकरवाद और अंबेडकरवाद के बीच में है। अंबेडकरवाद कहता है समानता, अंबेडकरवाद कहता है भाईचारा, अंबेडकरवाद कहता है धर्मनिरपेक्षता, अंबेडकरवाद कहता है एक दूसरे की बात को सुनना और किसी आदमी को अपनी बात को कहने की आजादी। सावरकरवाद कहता है कि ये देश जो है ये दरअसल इसमें बहुत सारे गद्दार हैं। अगर सही मायनों में देखें हम तो सावरकरवाद जो है और जो सावरकरवादी लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं। सावरकरवाद कहता है कि मनुस्मृति बड़ी शानदार किताब है। सावरकरवाद ये कहता है कि बलात्कार को राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सावरकर ने यह बात अपनी किताब में लिखी है 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। और ये बात लिखते समय सावरकर ने छत्रपति महाराज जो शिवाजी थे उन्हें ताना दिया था कि जब कल्याण के जो गवर्नर थे जो मुसलमान थे उनके यहाँ की औरतों को लाया तो आपने इन्हें क्यों ससम्मान वापस भिजवा दिया, आपको वही करना चाहिए। रेप को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और हमको आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस ये ऐसी बात लिख दी गई और लोगों के दिमाग में नहीं पड़ी। बिल्किस बानो को याद कर लीजिए, और बिल्किस बानो का बचाव करने के लिए जो पार्टी निकल के आती है वो सावरकरवादी है। और वो तर्क ये दिया जाता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो सावरकरवाद ब्राह्मणवाद जो है ये जुड़वा भाई हैं। तो लड़ाई जो है ये अंबेडकरवाद और सावरकरवाद के बीच में है। इसीलिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और आपको और मुझे और हम सभी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इन चीजों के बारे में सजग होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर बॉलीवुडिया इतिहास के बजाय असली इतिहास पता हो तो हम देश को कहीं बेहतर स्थिति में लाने में सक्षम हो पाएंगे। प्रोपेगेंडा अगर हमारे दिमाग में बिठा दिया जाए कि मोदी है तो मुमकिन है, तो 85% लोग आज कह रहे हैं कि या तो
सैनिक शासन होना चाहिए या तो कोई तानाशाह होना चाहिए। इन्होंने अभी तानाशाह की ठीक ठीक तरीके से अभी भी इस देश ने समझा नहीं है कि तानाशाह होते क्या हैं, क्योंकि हमने एक लंबा समय देख लिया है लोकतंत्र का। तो चलिए हम सावरकर की फिल्म पे वापस आते हैं। तो भाई रणदीप हुड्डा जी ने एक फिल्म बनाई है सावरकर पे, जिसमें वो खुद सावरकर बने हैं। सावरकर की जेल टिकट जो है वो ये खुद कहती है कि सावरकर की हाइट जो थी वो 4 फुट 11 इंच थी। 4 फुट 11 इंच के किरदार को बॉलीवुड या इतिहासकार रणदीप हुड्डा प्ले कर रहे हैं, जो खुद 6 फुट के हैं। तो झूठ जो है, अभी हम इस पूरी बात में हम एक चीज देखेंगे कि झूठ जो है, मिथ्या जो है, ये सावरकर की बातों का आधार है। और सावरकरवादी इस मिथ्या का और ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसने ये कह दिया। सोचिए, नेशनल टेलीविजन पे जाके ये कह देना कि अंग्रेज अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो वो सावरकर थे, और अगर सावरकर की चली होती तो भारत 30 साल पहले आजाद हो जाता। 1917 में ही भारत आजाद हो जाता रणदीप हुड्डा के हिसाब से। सावरकर की जेल टिकट डायरी कहती है कि 62 किलो वजन था सावरकर का। रणदीप हुड्डा भाई 6 फुट के हैं, 80 किलो से कम तो होगा नहीं वजन। तो न सिर्फ आपने तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ करी है, बल्कि आपने क्या किया है कि जो मौजूदा दक्षिणपंथी सरकार है उसकी चमचागिरी करने के लिए ये खुद ही उतर गए कि हम ही करेंगे ये काम भी। तो किसी 4 फुटिये को पकड़ के ले आना था। देखिए, मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन सावरकर थे 4 फुट 11 इंच के। फिर ये बात बार बार ये बताई जाती है कि सावरकर जो है, इन्हें जेल में बड़ा काम कराया जाता था। सावरकर की जेल टिकट डायरी खुद ही कहती है कि जब सावरकर को जेल हुई तो उनका वजन था 58 किलो, जब बाहर निकले तो वजन था 62 किलो। तो भाई ऐसी कौन सी इनको सजा दी जा रही थी कि 4 किलो वजन बढ़ गया आपका? सावरकर के झूठों का जो पुलिंदा है ना, वो यहां से भी हमें देखिए, सावरकर समग्र आज मौजूद है, savarkar.org में जाके कोई भी पढ़ सकता है। सावरकर ने अपनी पूरी जीवनी लिखी है, उसमें सावरकर ने यह लिखा है। देखिए, मैं कुछ तथ्य आपके सामने में पेश करना चाहता हूं, और मैं डायरेक्टली सोर्स मटेरियल पे ही हम चलते हैं। देखिए, सावरकर का जन्म हुआ है 1883 में, 1883 में सावरकर का जन्म हुआ। जब सावरकर 12 साल के थे 1895 में, तो हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। जब वो 12 साल के थे ना, तो वो हिंदू मुस्लिम दंगों का सावरकर के मन पे इतना असर हुआ, ऐसा सावरकर खुद लिखते हैं। ये सावरकर समग्र में आपको मिलेगा, उनकी जीवनी मौजूद है, कि मन पे इतना गजब असर हुआ कि ये मुसलमान जो है ये हिंदुओं को मार रहे हैं, मुझे इसका बदला लेना है। 12 साल का लड़का ये पहुंच गया मस्जिद में कि मस्जिद तोड़ेंगे, लड़कों को इकट्ठा करके। अब 12 साल का लड़का, आप सोचिए, 2 झापड़ खा के बैठ जाते तो ऐसा तो हुआ नहीं। सावरकर ने बात झूठ लिखी है। सावरकर ने ये बात लिखी है बाद में, आजादी के बाद ये बात को लिखा है सावरकर ने। क्यों? क्योंकि तब तक सावरकर जो है वो 6 ग्लोरियस एपॉक्स लिख चुके थे मरने के पहले अपने। तो ये साबित करना था ना लोगों के सामने में कि भाई मैं तो हमेशा से ही मुसलमानों से इतना चिढ़ा हूं। तो अगर आप मुसलमानों से इतना चिढ़े थे तो 1875 की जो गदर था उस पर जब आपने किताब लिखी है सावरकर ने, तो बहादुर शाह जफर की तारीफ क्यों की, मुसलमानों की तारीफ क्यों की? तो ये देखिए, इस तरह से एक झूठ की रचना कुछ इस तरह से की जाती है।
इवन कृष्ण वर्मा ने जो इंडिया हाउस बनाया था, तो ये इंडिया हाउस जो है एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा होटल था जहां पे भारतीय छात्र जो है आके रहा करते थे। तो सावरकर ने वर्मा के पास में सिफारिश करवाई तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से, कि भाई आप सिफारिश कर दो कि मुझे वहां रहने के लिए वजीफा मिल जाए, मुझे रहने के लिए जगह मिल जाए। गजब की बात यह है कि इंडिया हाउस में 3 प्रकार के वजीफे चला करते थे। शिवाजी जो महाराज है उनके नाम पे एक वजीफा चला करता था, और एक वजीफा चला करता था, स्कॉलरशिप चली करती थी बहादुर शाह जफर के नाम पे। तो सावरकर बहादुर शाह जफर के नाम का वजीफा लेके पहुंच गए इंग्लैंड, और बाद में वो फिर ये लिख रहे हैं कि भाई मुझे तो मुसलमानों से बड़ा मतलब, ये तो उन्होंने जितनी नफरती बातें लिख दी हैं। तो ये सावरकर अलग है। तो ये बात को मैं जो कह रहा हूं, ये ग्रे शेड्स की जो बातें हैं, उदाहरण के तौर पे सावरकर ने सावरकर समग्र में ये लिखा है कि दहेज तो बड़ी अच्छी चीज होती है भाई, और दहेज लेके मैंने देखा है कि बहुत युवाओं का बड़ा भला हुआ है। तो इसलिए मैंने अपने ससुर को कहा कि मैं आपकी बिटिया से तब शादी करूंगा जब आप मुझे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेजोगे। तो दहेज के रूप में वो उन्होंने ये कहा कि मुझे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दो आप। और इस पूरी बात को देखिए चाशनी में डुबाने के लिए कह दिया कि भाई हम तो देखें भाई ये जो युवा लोग होते हैं इनका दहेज से बड़ा भला हुआ है, तो हम भी ले लिए। फिर एक बात ये नजर आती है हमें कि हमने सुना है कि भाई सावरकर ने, ये कहानियां चलती ना, विक्रम संपत ने किताब लिखी सावरकर पे 2 खंडों में, धनंजय कीर ने भी लिखी है। दोनों ने एक बात का उल्लेख किया है अपनी अपनी किताबों में कि सावरकर जो है ना वो नाखूनों से खुरच कर मराठी में देश प्रेम की कविताएं लिखा करते थे। नाखूनों से खुरच कर, नाखूनों से खुरच कर कोई देश प्रेम की कविता क्यों लिख रहा है? तो चलो देश से प्रेम है इसलिए देश प्रेम की कविता लिख रहा है, नाखूनों से क्यों खुरच रहा है? क्योंकि अंग्रेज जो है वो इतना जुल्म ढाते थे कि सावरकर मियां जो है, चलिए सावरकर मियां ही कहेंगे अब से, तो सावरकर मियां जो है ये जेल की काल कोठरी में पड़े रहते थे, और अचानक से देश प्रेम के लिए सागरा प्राण तड़मड़ला, तो हमें अंदर से कविता लिख रही है। अब लिखने को कुछ नहीं है, इतना हमारे इतना जुल्म हो गया है कि सावरकर मियां को कागज और पेन नहीं मिल रहा है, तो नाखूनों से खुरच दिया। तो भाई आपने नाखूनों से अगर खुरच की कविताएं लिखी हैं मराठी में, तो ये उर्दू में कविता कैसे लिख दी सावरकर मियां ने अपनी जेल डायरी में? ये सावरकर की जेल डायरी है भाई। उर्दू में कविता लिखने के लिए अंग्रेज बहादुर सावरकर मियां को कागज और कलम देता था, लेकिन जब मराठी में लिखने की बात आई तो उन पर जुल्म होने लगता था, तो वो नाखूनों से खुरचना शुरू कर देते थे। ये पोर्ट ब्लेयर की जेल में, सेलुलर जेल की का जो म्यूजियम है वहां पे ये है, ये कोई भी जाके देख सकता है। वीर सावरकर की डायरी की प्रतिकृति जिसमें उनकी कविताएं हैं, मूल डायरी सेलुलर जेल के एक स्थानीय जेल वार्डर को उपहार में दी गई थी। ये देखिए भाई, तो इस तरह से झूठ गढ़ा जाता है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि फांसीवाद जो है, सावरकरवाद जो है, वो मूल रूप से पेट्रियार्कल है। स्त्रियों के बारे में बेहद ही
घटिया सोच रखने वाला। इसका उदाहरण हमें यह भी मिलता है नाथूराम गोडसे के रूप में। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या करी और दो अंग्रेजी लेखक हैं, लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लेपियर। उन्होंने 1975 में किताब लिखी है दोस्तों। देखिए, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पे, मैं आपके सामने में तथ्यों के साथ में बातें रख रहा हूं, ठीक है। जब ये स्ट्रीम खत्म होगी तो ये रिफरेंसेस के तौर पे ये सारी चीजें आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फ्रीडम एट मिडनाइट की जो किताब है उसका पहला एडिशन 1975 में जब छपता है तो उस एडिशन में क्या लिखा है, गोडसे और सावरकर के संबंधों के विषय में। शायद ये बात आपको बेहद चौंकाने वाली है। अब नाथूराम गोडसे का नाम नाथूराम इसलिए था क्योंकि बचपन में उसे नथ पहनाई जाती थी। एक अंधविश्वास था कि अगर इसे लड़कियों के जैसे कपड़े पहनाएंगे ना तो ये बच जाएगा। गांव में कई तरह के अंधविश्वास होते हैं, उसके परिवार में इस तरह का अंधविश्वास था। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में डोमिनिक लेपियर, लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि गोडसे हेटेड विमेन विद द एक्सेप्शन ऑफ हिज मदर। ही क्वाइट लिटरली कुड नॉट बियर देयर फिजिकल प्रेजेंस। नथुराम गोडसे जो है ये महिलाओं से, औरतों से इतना चिढ़ता था कि अपनी खुद की मां के सिवाय वो किसी औरत की मौजूदगी तक को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसी किताब में गोडसे और सावरकर के संबंध में एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, अभी सावरकर की ये जो सीरीज है ये आगे चलती जाएगी, ये आज ही खत्म नहीं होगी क्योंकि तथ्य बेहद ज्यादा हैं। रस उद्घाटन हमें करने हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम इसे कड़ियों में आपके सामने में पेश करेंगे क्योंकि ऐसे में अगर बोलता चला गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी ये बात चली जाएगी। इसलिए एक और हम इसी कड़ी में आगे चल के आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में हम ये बात करने वाले हैं कि नाथूराम गोडसे एंड कंपनी ने गांधी की हत्या कैसे करी है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो देश का पहला आतंकवादी कृत्य था, ठीक है। तो उसकी पड़ताल जरूरी है और प्रेरणा कहां से मिली है। और जब हम ये देखेंगे कि प्रेरणा कहां से मिली है तो हम ये देखेंगे कि ये तार की कड़ियां जाके जुड़ती है सावरकर तक। सावरकर को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया था। सावरकर को गांधी हत्या के आरोप में बाइज्जत बरी नहीं किया गया था, सबूतों के आधार पे छोड़ा गया था, सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। ये नहीं कहा गया था कि भाई आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो हम ये सावरकर के साथ में देखेंगे कि सावरकर जो हैं ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये दूसरों को भड़काने का काम करते हैं। और इसी भड़काऊ प्रक्रिया में फंसा नाथूराम गोडसे, ये हम देखेंगे कि कैसे आगे चल के जो और जो कड़ियां आती जाएंगी। लेकिन पहले हम ये स्थापित कर लेते हैं कि सावरकर जो है उसके गोडसे से क्या संबंध थे। अब जो बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं ये बातें आपको चौंकाएंगी। मैं होमोसेक्सुअलिटी को नेचुरल मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि होमोसेक्सुअलिटी एज नेचुरल एज हेट्रोसेक्सुअलिटी है। कोई भी चीज जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो नेचुरल होती है। और न सिर्फ इंसान बल्कि और भी जानवरों की प्रजातियां हैं, हमें उसमें होमोसेक्सुअलिटी नजर आती है। तो जो बात मैं कहने जा रहा हूं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी हेट्रेड या
मेरा कोई बायस या मेरा कोई डॉगमा है इस पूरी चीज को लेके, उसको लेके मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य सामने में रख रहा हूं। ऐसा मैं नहीं रख रहा हूं, ये लिखा हुआ है फ्रीडम एट मिडनाइट की किताब का पहला एडिशन में। आपको ये एडिशन मिलेगा archive.org में। अब ये इस पूरी बात को गायब कर दिया गया है। अब जो एडिशन आता है ना, उसमें आपको ये बात नहीं मिलेगी। तो फ्रीडम एट मिडनाइट का पहला एडिशन जो 1975 में छपा था, उसके पेज नंबर 423 में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपेयर लिखते हैं, एट द एज ऑफ 28 साल की उम्र में, गोडसे हैड फाइनली टेकन दैट एंशिएंट हिंदू वाव whose observance had so concerned and troubled Gandhi, that of ब्रह्मचर्य। गोडसे ने 28 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य ले लिया। The voluntary renunciation of sex in all its forms. He apparently remained faithful to it for the rest of life. और गोडसे ने ये ब्रह्मचर्य जो 28 साल की उम्र में लिया, तो ऐसा लगता है कि शायद वो मरते दम तक 28 साल की उम्र से मरते दम तक ब्रह्मचारी ही रहे। लेकिन आगे लेखक लिखते हैं, बिफोर टेकिंग इट, ऐसा ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने के पहले, he had only one known sexual relationship। उसके जीवन में सिर्फ एक ही ज्ञात शारीरिक संबंध बने थे, जो कि होमोसेक्सुअल थे। इट वॉज होमोसेक्सुअल। हिज पार्टनर वॉज हिज पॉलिटिकल मेंटर वीर सावरकर। ब्रह्मचर्य लेने के पहले, 28 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य लेने के पहले, नथुराम गोडसे जो है, उसके जीवन में शारीरिक संबंध जो हैं ये होमोसेक्सुअल थे सावरकर के साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है किताब फ्रीडम एट मिडनाइट 1975 का पहला एडिशन। archive.org में मिलेगा। अब जो एडिशन छपते हैं उसमें से ये बात हटा दी गई है। गोडसे के जो वकील थे, उनका नाम था इनामदार। तो इनामदार जब सावरकर से ये पूरा गांधी हत्या का केस चल रहा है, तो उस बीच में मिलने गए, तो उस वकील ने किताब लिखी है। उसके भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इनामदार ने लिखा है कि सावरकर से मेरी 3 घंटे की जब मुलाकात चली, तो सावरकर जो है ये पूरे वक्त सिर्फ यही पूछते रहे, भाई मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं नहीं फंस जाऊंगा, मेरा बताओ क्या होगा। What I noted was that he did not ask me a single question about the case against my clients। ये गोपाल गोडसे और डॉक्टर परचुरे इनामदार के वकील थे, उनके बारे में नहीं पूछा, ना कि, और यहां तक कि नथुराम के बारे में भी नहीं पूछा। बाद में इनामदार लिखते हैं, इनफैक्ट इनामदार नोट्स दैट सावरकर्स कंप्लीट लैक ऑफ वार्मथ एंड इवन रिकॉग्निशन। सावरकर ने जब इनामदार के अनुसार, उनके लिखी किताब के अनुसार, सावरकर ने जब नथुराम गोडसे को केस के दौरान जब वो लोग सारे के सारे बैठे थे वहां पे, तो जब पहचानने से भी इनकार कर दिया, तो नथुराम गोडसे बेहद दुखी हुए। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इसी किताब में इनामदार ये भी लिखते हैं कि ये सावरकर जो है ये इजिप्शियन स्फिंक्स के जैसे पूरे वक्त बैठे रहे, इधर उधर नहीं देखते थे, सामने देखते रहते थे बस। और इस वजह से नथुराम गोडसे इतना दुखी हुए कि भाई हमारे प्यारे सावरकर जी हमें देखते क्यों नहीं हैं। तो ये है वो तस्वीर, देखिए दोस्तों। तो इनामदार अपनी किताब में लिखते हैं कि जब सावरकर से हम जाके मिले, तो 3 घंटे के दरमियान उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि भाई मेरा क्या होगा, मुझे मेरा चीज बताइए, मुझे बाकी किसी चीज को जानने में रुचि नहीं है। और ये सावरकर जो खुद को वीर कहाते हैं, ये बिल्कुल डरपोक
पना जो है इनका, जो इन्होंने लगातार टोटल 15 दया याचिकाएं हैं। 6 जो सावरकर ने खुद लिखी, 3 उनकी पत्नी ने लिखी, 3 भाई ने लिखी, 3 भाभी ने लिखी, टोटल 15 है। तो दया याचिकाओं वाला सावरकर इनामदार अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बैठे रहे जैसे कि कोई स्फिंक्स की तरह, ये बैठे रहे, यहां तक कि लाल किले में चलते हुए इस केस में जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये सारे लोग बैठे हैं। डीपली हर्ट नथुराम हु yearned फॉर टच ऑफ तात्या राव, ये प्यार से सावरकर को तात्या राव कहते थे। Who yearned for a touch of Tatya Rao's hand, a word of sympathy, or at least a look of compassion in the secluded confines of the cell. नथुराम जो है ये पूरे वक्त ये सोचते रहे कि मुझे किसी तरह से तात्या राव का स्पर्श हासिल हो जाए। मैं तो तड़प रहा हूं कि मुझ कुछ शब्द वो कुछ मेरे लिए बोल दें, सद्भावना के लिए मेरी तरफ उदारता से देख लें। उनके स्पर्श के लिए तड़पता हुआ ये नथुराम आपको इस फोटो में दिखाई देता है। दोस्तों फिर से मैं फोटो दिखा देता हूं। स्पर्श के लिए तरसता हुआ नथुराम, इनामदार लिखते हैं, प्यार भरी नजरों के लिए एक उम्मीद कि मेरा तात्या राव आज भी मेरे लिए वही सद्भावना रखता है जो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापेयर 28 साल की उम्र में लिखते हैं कि नथुराम तो 28 साल की उम्र के पहले तक शारीरिक संबंध में थे, समलैंगिक। ये इनामदार की किताब में लिखा है। अच्छा, ये किताब यहां से मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, आ गई होगी दोस्तों आपके पास। ये देखिए इनामदार की किताब है। ये देखिए लिखते हैं इनामदार कि नथुराम who yearned for a touch of Tatya Rao, a word of sympathy, or at least a look of compassion. यहां तक कि नथुराम ने शिमला हाई कोर्ट में जब फिर से सुनवाई हो रही थी, आजीवन कारावास में बदल दिया जाए मृत्युदंड उसके लिए, तो इनामदार को कहा कि मैं बड़ी बुरी तरह से मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। ये इनामदार ने अपनी किताब में लिखा है। तात्या राव बेवफा निकले। चलिए कुछ और छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं कि तात्या राव क्यों एक स्फिंक्स की तरह हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। और भाई इतना भी क्या डर, तो ये हम ये देखते हैं दोस्तों कि दरअसल ये सावरकर के साथ में ये चीजें हमेशा से होती रही हैं कि वो लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया, लेकिन खुद की जब बारी आई तो जो पहली मर्सी पिटीशन है, दया याचिका है, वो सजा होने के 6 महीने में ही लिख डाली। 6 महीने में। एक मराठी में फिल्म बनी थी सावरकर पे, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद है। ये अभी भी फिल्म यूट्यूब पे मौजूद है। उस फिल्म में दिखाया है, मैंने एग्जैक्टली तो देखा नहीं है कि भाई रणदीप हुड्डा ने क्या दिखाया, लेकिन हुड्डा ने कुछ यही सब चीजें दिखाई होंगी, क्योंकि मिथ्या तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो उस मराठी फिल्म में, और सावरकर ने खुद अपनी खुद की किताब में यह लिखा है कि मुझे कोल्हू जो होता है जहां पे तेल पीसा जाता है, तो उसमें बैल की जगह अंग्रेज सरकार मेरे साथ इतना जुल्म कर रही थी कि मुझे बैल की जगह कोल्हू में डाल दिया गया था, और मैं कोल्हू के बैल के जैसे अपनी सजाएं काट रहा था, लेकिन मैं टूटा नहीं। हाँ, चिट्ठी कभी कभी लिख देते थे, ये साइलेंट में समझ लीजिए। तो भैया जेल टिकट तो कहती है कि सावरकर को
नारियल के जो बूचे होते हैं उससे रस्सी बनाने के काम पे लगाया गया था भाई, 17 जनवरी 1914 के दिन। उसके पहले तो उनको कोई काम पे ही नहीं लगाया गया था। तो ये कौन से कोल्हू के बैल पे चढ़ गए थे? फिर हुड्डा की फिल्म में शायद ये सीन है कि सावरकर ने पूरे सेलुलर जेल में एक भाषा का इस्तेमाल किया ताकि वो सारे कैदियों से बात कर सके। वो भाषा थी सिटी की भाषा। अब सावरकर के अनुसार उन्हें तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। तो भाई आपने सिटी बजाई, आपने सिटी की भाषा बना ली है कि सिटी की भाषा हम बना लेते हैं, तो इससे हम अपने जो मैसेजेस हैं उसको कन्वे करेंगे एक दूसरे को। तो जब आप जेल सेल से बाहर ही नहीं निकलने आपको दिया जा रहा है, तो आपके बाजू में अगर कोई मान लीजिए है उसको तो सिखा दोगे, लेकिन बाकी के लोगों को कैसे सिखाओगे? तो इस तरह की बातें हैं भाई सावरकर के साथ में। चलिए अब हम एक किताब पे चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा। किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। किताब का नाम है, अशोक कुमार पांडे की किताब है, सावरकर, काला पानी और उसके बाद। जबरदस्त किताब है, जरूर पढ़िए। इसमें सावरकर का एक भंडाफोड़ जिस तरह से हुआ है, इस किताब में अशोक कुमार पांडे ये लिखते हैं कि ऐसा कहीं पे भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं नजर आता है जो कि विक्रम संपत ने और उसके पहले धनंजय कीर ने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी एक दिन सावरकर से जब मिलने गए तो सावरकर झींगा खा रहे थे। तो उन्होंने कहा गांधी को कि तुम भी झींगा खा लो। तो गांधी ने मना कर दिया। तो सावरकर हंसने लगे, अरे झींगा नहीं खाओगे तो अंग्रेज से लड़ोगे कैसे, ताकत कहां से आएगी? ये जो पूरी बात है, इस बात को हरीश श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने लिखी। हरीश श्रीवास्तव को एक परमानंद थे झांसी के रहने वाले, एक भाई परमानंद अलग हैं, वो क्रांतिकारी एक अलग थे। वो हमें जो है जब हम आगे बात करेंगे तो हमें और इसके बारे में पता चलेगा। एक परमानंद था झांसी वाला, ये बात उसने सावरकर को बताई। मजे की बात है कि ये झांसी वाला जो परमानंद है, ये सावरकर से पहली बार सेलुलर जेल में मिला। और सावरकर तो ये कहते हैं कि मैं तो 1906 में गांधी जब मुझसे मिलने के लिए आए तो मैंने उन्हें कहा कि झींगा नहीं खाओगे तो भाई अंग्रेज से लड़ोगे कैसे। ये बात को धनंजय कीर और विक्रम संपत ने कुछ इस तरह से लिखी है कि सावरकर कोई बड़े तोपचंद थे, वो कोई बड़े महान आदमी थे, और उन्होंने गांधी को शर्मसार कर दिया ये बताने के लिए कि तुम अहिंसा की बातें करते रह जाओ, हम तो झींगा खा के अंग्रेज सरकार से लड़ेंगे। मजे की बात यह है कि इस पूरी बातचीत का सोर्स खुद सावरकर है। गांधी के कलेक्टेड वर्क्स आपको अभी भी मिल जाएंगे, 98 खंडों में गांधी के कलेक्टेड वर्क्स जो हैं ये इंटरनेट पे मौजूद है। उसमें ये साफ नजर आता है कि दशहरे के आयोजन के लिए इंडिया हाउस के कुछ लोग, इंडिया हाउस वही जगह थी जहां सावरकर थे, तो इंडिया हाउस के कुछ लोग दशहरे के आयोजन की अध्यक्षता के लिए गांधी के पास गए 1909 में। तो गांधी की पहली मुलाकात सावरकर से होती है 1909 में। इसके 3 साल पहले का ये जो किस्सा है ये भी मिथ्या है। तो आप लोग अक्सर ये बातें ये सुनते होंगे, सावरकर के ऊपर बीबीसी ने भी एक छोटी सी एक क्लिप है उनकी, उसमें भी ये बात है। तो मैं ये आपको पहले ही मैं बता दूं कि भाई ये झूठ बात है। चलिए सावरकर की के ऊपर जब हम बात कह रहे हैं तो अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि हिंदुत्व जैसी विभाजनकारी किताब सावरकर लिखते हैं, न सिर्फ लिखते हैं बल्कि
जुलाई 1924 में रत्नागिरी से नासिक जाकर रहने की अनुमति मिलने के बाद वहां जितने भाषण देते हैं उनमें अंग्रेजी शासन खिलाफ एक शब्द भी नहीं है और मुसलमानों के प्रति भारी कटुता है। सावरकर ने 1942 में 1942 में उस नेपाल को पहला शक्ति केंद्र कहते हैं जिसने 1857 में क्रांतिकारियों के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। अब नेपाल को ये हिंदू राष्ट्र कहा करते थे, इसलिए वो बड़ा अच्छा है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने पहले ही भाषण में सावरकर ने नेपाल के हिंदू राजा के प्रति अलग से सम्मान अर्पित किया। 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष ही भाषण में कहते हैं कि हिंदुस्तान राष्ट्र एकतापूर्ण और विसंवाद रहित राष्ट्र है। ये बात आज वास्तविक नहीं प्रतीत होती, इसके विपरीत हिंदुस्तान में हिंदू तथा मुस्लिम ऐसे दो राष्ट्र विद्यमान हैं। भारत एक समग्र देश नहीं है, सावरकर कह रहे हैं, बल्कि ये दो अलग अलग देश हैं। तो जो जिन्ना की 1940 की लाहौर डिक्लेरेशन थी, उसके 3 साल पहले ही सावरकर ने ये कह दिया था कि भारत दो अलग अलग हैं, एक है हिंदू भारत, एक है मुस्लिम भारत, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो टू नेशन थ्योरी के जनक दरअसल सावरकर ही खुद हैं। चलिए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पे हम और नजर डाल लेते हैं दोस्तों। एक मजे की बात यह है कि जब हम ये देखते हैं कि सावरकर की गिरफ्तारी के पहले कि सावरकर और कृष्ण बिहारी वर्मा जो हैं, ये जैक्सन की हत्या के आरोप जब इन पे लगे तो ये भाग के चले गए पेरिस में ये गए मैडम कामा के पास। मैडम कामा वही हैं जिन्होंने ये पहली बार कहा था कि तिरंगा जो है ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। ये वहां चले गए उनके पास में, दोनों भाग के। वहां कुछ समय रहने के बाद कृष्ण बिहारी वर्मा ने मैडम कामा की सेक्रेटरी पर रेप अटेम्प्ट किया। तब फिर ये दोनों फिर भागे, वर्मा चले गए स्विट्जरलैंड और सावरकर वापस आए लंदन। अब निरंजन टाकले नाम के एक पत्रकार हैं, मुझे इसका एग्जैक्टली कोई भी सोर्स मटेरियल नहीं मिला है, इसलिए मैं किसी सोर्स को उद्धृत नहीं करूंगा। मैं जो पत्रकार है निरंजन टाकले, मैं उनको ये कोट करते हुए कह रहा हूं कि निरंजन टाकले का ये कहना है कि मार्गरेट लॉरेंस नाम की एक महिला थी, उसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने हनी ट्रैप के रूप में किया। वो सावरकर की गर्लफ्रेंड थी, तो उसने कुछ चिट्ठियां लिखी सावरकर को कि भाई तुम आ जाओ यहां पे, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, और सावरकर उसके चक्कर में वहां पहुंच गए और अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये मैं आपको डायरेक्टली कोट कर रहा हूं निरंजन टाकले से। यहां ये बात आपको याद दिला दूं कि जब सावरकर गर्लफ्रेंड खेल रहे थे इंग्लैंड में, वो पहले से ही शादीशुदा है ना, ससुर के पैसे पे पढ़ने आए हैं इंग्लैंड, और वहां पहुंच के क्या कर रहे हैं, झिंगा खाते हैं, झूठी कहानी बताते हैं और गर्लफ्रेंड खेलते हैं। और जिस भीकाजी कामा, जिस मैडम कामा के घर में पेरिस में रुके, उनकी ही अपनी सेक्रेटरी के ऊपर कृष्ण बिहारी वर्मा, जो बड़े जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी, उन्होंने रेप अटेम्प्ट किया। चलिए हम कुछ छोटे छोटे और ऐतिहासिक तथ्य देखते हैं, और ये सीरीज थोड़ी सी लंबी चलेगी दोस्तों, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपके सामने में जो बातें हैं वो कुछ इस तरह से रखना चाहता हूं कि कहानी के सीरीज में ही आपको वो नजर आए। सावरकर के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो जातिवाद के खिलाफ थे। चलिए इसको थोड़ा ऐतिहासिक तथ्य, इसको इतिहास के आईने में हम चेक करते हैं। तो अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि जातिवाद का जड़ मूल से नाश करना अपने हिंदू राष्ट्र के लिए हितकर होने से मैं उस सीमा तक समता का
अभिनंदन करता हूं। ऐसा विनायक दामोदर सावरकर समता संघ को लिखे पत्र में धनंजय कीर, संपत और सावरकर के कुछ अन्य जीवनीकार इस पर विशेष जोर देते हैं कि सावरकर ने रत्नागिरी में रहते हुए अछूतोद्धार का अभियान चलाया। दरअसल ये वो दौर था जब दलितों ने देश भर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया था। 1911 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 40,000 हिंदुओं ने इस्लाम अपना लिया था और 1,20,000 ईसाई हो गए थे। तो सावरकर का ये जो पूरा काम था ये दरअसल इसलिए था क्योंकि दलित जो हैं वो जाति व्यवस्था से परेशान होकर इनका हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया था। चलिए एक और मैं आपके सामने में अंबेडकर को लिखे पत्र में सावरकर ने यह कहा है कि अस्पृश्यता व जाति भेद निर्मूलन का दायित्व स्पृश्यों पे नहीं है। अस्पृश्यों में भी अस्पृश्यता और जाति भेद की पेट स्पृश्यों जितनी है। यानी सावरकर ये कह रहे हैं कि जातिवाद दरअसल दलितों की वजह से भी है। सुनते जाइए भाई, यानी जिसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, सावरकर लिख रहे हैं कि पंडा और भंगी ये दोनों ही जाति भेद के भागीदार हैं। वाह वाह, लड्डू खाता हुआ पंडा, समाज के सबसे ऊंचले स्तर पे जिसने अपने आप को रखा हुआ है, शोषण करने के लिए बनाई हुई ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सबसे चरम पे बैठा हुआ ब्राह्मण, जिसका शोषण कर रहा है जिस दलित का, सावरकर लिख रहा है ये दोनों जिम्मेदार हैं। यानी अगर किसी आदमी को कोई मार रहा है तो सावरकर ये लिख रहा है कि इस हिंसा के ये दोनों जिम्मेदार हैं। जो मार रहा है वो तो इस हिंसा का जिम्मेदार है ही, जो मार खा रहा है वो भी इस हिंसा का जिम्मेदार है। सावरकर आरक्षण के बहुत ही जबरदस्त विरोधी थे। अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सावरकर लगातार जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन दलितों के लिए न्याय संगत प्रतिनिधित्व के लिए उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं थी और वो सीधे सीधे आरक्षण का विरोध करते हैं। इसीलिए आप गौर कीजिएगा दोस्तों कि जो भी ब्राह्मणवादी मनुवादी यहां पे आते हैं वो सबसे पहले आरक्षण का विरोध करना चालू करते हैं और वो एक बात को कोट करते हैं, क्या 20 जून 1941 को भागलपुर अधिवेशन में स्पष्ट करते हुए ये सावरकर ने कहा था कि लोक सेवाएं केवल मेरिट के अधिकार पे होनी चाहिए। तो ये जो मेरिट की बात करने वाले ब्राह्मणवादी लोग यहां पे आके बैठे रहते हैं चुटिया लगा के अपनी ऊपर से, वो दरअसल सावरकर उनकी जुबान में मिट्ठू जैसे वहां से बोल रहा है। वो जो टैटे निकल रही है ना, वो सावरकर ने वो टैटे पहले से ही करी हुई है। तो जब भी कभी अब आपके सामने मेरिटधारी कोई आना तो आके आपको बोले कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेरिट के आधार पे होना चाहिए, तो समझ जाइएगा कि झिंगा खाने वाले, झूठी कहानी बताने वाले सावरकर मियां की औलाद है। 1940 में हिंदू महासभा के वार्षिक अधिवेशन में सावरकर तत्काल व्यवहार के लिए कार्यक्रम सुझाते हुए कहते हैं कि यहां से अब असली बात चालू होती है दोस्तों कि क्यों सावरकर जो है वो दलितों के पक्ष में होने का ढोंग करते हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सावरकर ये कह रहे हैं आगामी जनगणना के समय हिंदुओं की जनसंख्या उचित प्रकार से लिखवाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन न करना तथा संडक गोंड सिंघल जैसे मूल हिंदुओं लोगों की जनगणना के समय स्वतंत्र या पहाड़ी टोलियों के रूप में समावेश न करते हुए हिंदुओं के ही रूप में समावेश करना है हमें। और इस संबंध में हम लोगों को प्रमुख उद्देश्य जिस तरह से हासिल हो सकेगा हमें यही सब बातें करनी है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? अपने लक्ष्य को और स्पष्ट करते हुए 1942 के कानपुर अधिवेशन में सावरकर कहते हैं, याद रखिए
अस्पृश्यता की समाप्ति का कार्यभार जितना आसान है उतना ही हिंदू एकीकरण को मजबूत करने वाला है। इससे हमें अपने सहधर्मियों की 3 करोड़ की असंदिग्ध फौज मिलेगी, जो हिंदुत्व की खातिर अखिल हिंदू झंडे के तहत हमारे कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो जो ओबीसी जय श्री राम करते हुए घूम रहे हैं, सुनिए आप लोगों के विषय में ये कह रहा है सावरकर, दलितों और ओबीसियों के विषय में, बहुजनों के विषय में ये कह रहा है ये मनुवादी आदमी कि हमको अस्पृश्यता खत्म इसलिए करनी है क्योंकि इससे हिंदुओं में एकता हो जाएगी और हमें एक फौज हासिल हो जाएगी। इस फौज को कौन सा युद्ध लड़ना है लेकिन? तो युद्ध लड़ना है, अंग्रेज तो तब शत्रु पक्ष में नहीं थे और सावरकर दूसरे विश्व युद्ध के इस काल में उनके पीछे खड़े थे। यहां तक कि 1943 तक, 1943 तक हिंदू महासभा जिसके सावरकर क्या थे, अध्यक्ष रह चुके थे। 800 जगह पूरे देश में उन्होंने केंद्र बनाकर अंग्रेजी फौज में शामिल होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया था कि जाओ अंग्रेजी फौज में शामिल हो जाओ, अंग्रेज की तरफ से लड़ाई लड़ो। और एक और बात आपको याद दिला दूं कि जो लोग आज राष्ट्रवाद का ठेका लेके, देशभक्ति का ठेका लेके घूम रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि इनके जो पुरखे हैं सावरकर जैसे लोग, जब अंग्रेजों की फौज में भारतीयों को का दाखिला करवा रहे थे, उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो सावरकर दरअसल सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ने के लिए फौज की तैयारी कर रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो भाई अंग्रेज के साथ तो सावरकर पहले ही थे, उन्होंने अपने माफीनामे में लिखा है। तो शत्रु कौन है? तो शत्रु वो दुश्मन है मुसलमान जिससे लड़ने के लिए, या यूं कहें जिन पर सांप्रदायिक दंगों में हमले के लिए दलित आदिवासियों की ये सेना बेहद जरूरी थी। तो रणदीप हुड्डा की जो फिल्म आई है दोस्तों, जिस पे आज हम ये बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी इस पूरी फिल्म में दरअसल इस तरह के ऐतिहासिक तथ्यों नहीं नजर आएंगे, बल्कि उसका एक ट्रेलर मैंने ये जरूर देखा था कि जहां पे 4 साल का भगत सिंह सावरकर के पास जाके ये कह रहा है कि मुझे आपकी किताब 1857 की जो किताब आपने लिखी है उसका मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 4 साल के भगत सिंह, तो पहले भगत सिंह को तो मराठी सीखनी पड़ेगी भाई, तभी तो करोगे आप अनुवाद। और रणदीप हुड्डा, थू है रे तेरे ऊपर, तू जट है भाई। शहीद आजम भगत सिंह जट थे, तो भाई तुम अपने मियां की तारीफ करने के लिए हमारे देश के आइकन, तुम्हारे सावरकर मियां तो 6 खुद दया याचिकाएं लिखी, 3 पत्नी ने लिखी, 3 भाभी ने लिखी, 3 भाई ने लिखी, 15 टोटल दया याचिकाएं लिखने वाला व्यक्ति भगत सिंह से अपनी कंपैरिजन नहीं कर सकता। भगत सिंह के पिता ने जेल में मिलके कहा कि तुम अंग्रेज सरकार से माफी मांग लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा ठीक है आप ये कह रहे हैं तो मैं अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिख देता हूं। भगत सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि मैं अपने पिता के कहने पे ये चिट्ठी लिख रहा हूं आपको, ये बताने के लिए कि ये केस जो है ये बंद किया जाए। हम आतंकवादी नहीं हैं, हमें जेल की सजा नहीं दी जाए, हम राजनीतिक कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, हमें तोप के सामने गोले से रख के हमें उड़ाना चाहिए, हमें गोली मारनी चाहिए, हमें आजीवन कैद नहीं दिया जाना चाहिए। हम छोटे मोटे चोरू चक्के नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं।
मैं अंग्रेज सरकार का बिछड़ा हुआ बेटा हूं। ये लिखने वाला सावरकर जब जेल से छूटता है तो 60 रुपए पेंशन पाता है। पेंशन किस बात की? अंग्रेज कल तक जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं बकौल रणदीप हुड्डा, उसको पेंशन दे रहे हैं। और अब ये पूरी बात जो है ये इतिहास का एक हिस्सा है कि सावरकर जो है उस पेंशन को ब्याज में चलाते थे। तो एक बार छापा पड़ गया तो वो पूरी हुंडिया जलानी पड़ गई। तो ऐसे मिथ्याभाषी जिसने खुद चित्रगुप्त नाम की किताब, एक चित्रगुप्त नाम से एक किताब लिखी है छद्म नाम से, और उसमें पहली बार सावरकर ने अपने नाम के आगे लगा दिया वीर। वीर था भगत सिंह, जिसने ये लिख मारा अंग्रेज सरकार को कि मैं साधारण चोर उचक्का नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूं। तोप के सामने में मुझे रख के गोले से उड़ाना चाहिए। भगत सिंह ने स्वयं के नाम के आगे वीर नहीं लिखा। वीरों को लिखना नहीं पड़ता। भगत सिंह ने अपने केस में यह कह दिया मुझे सरकारी वकील नहीं चाहिए, मैं खुद अपने मुकदमे, ये जो मुकदमा चल रहा है मैं खुद इसको लड़ूंगा। सावरकर ने न सिर्फ सरकारी वकील लिया बल्कि पूरे वक्त सावरकर ने यह कोशिश करी है कि किसी तरीके से वो बरी हो जाए। सावरकर खुद लिखता है अपनी किताब में, समग्र में जाके आप पढ़ सकते हैं savarkar.org में, कि जब अंग्रेज सरकार ने सावरकर को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया, मार्गरेट लॉरेंस के चक्कर में जब यहां पहुंचे, तो वहां से एसएस मौर्य नाम की किताब नाम के जहाज में इन्हें लेके चला गया। ये पहुंचे पहले फ्रांस। तो उस वक्त फ्रांस और इंग्लैंड में एक संधि थी कि अगर कोई अंग्रेज, कोई ऐसा अपराधी जिसने ब्रिटेन में कोई अपराध किया है, उसे फ्रांस में जो है ये कैद नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो मार्सेई में जब जहाज जो है ये किनारे लगा, थोड़ा दूर था ये जहाज, 3 मील के करीब दूर था, तो 3 मील भी नहीं था ये, मतलब इतना तो पास ही था भाई कि ये तैर के पहुंच जाए। तो ये गए वहां पे उसने, यहां से 2 हवलदार गए थे भारतीय, उनको जाकर बोला हमको नहाना है। तो बाथरूम में ले गए, तो वहीं पे बाथरूम में कमोड का जो पोर्ट होल होता है ना, पोटी करने वाला, तो ये वहां से कूद के भागा। तो टोटल ये 10 मिनट ये पानी में रहा। और जब ये वहां पे किनारे पे पहुंचा तो इतना थक गया था वो, जब ये भाग रहा था तैर के, तो वो ऊपर से देख लिए जहाज से ये भाग रहा है। तो ये लोग खेलने के लिए एक छोटी वाली नाव में पहुंच गए कि तैरेगा कितना, चलो इसको पीछे पीछे चल तू तैर। तो जब ये वहां पहुंचा तो ये 10 मिनट में इतना थक गया, वहां जाके लट करके बैठ गए ये सावरकर जी मियां। ये वहां पे बाद में अपनी किताब में, अपनी जीवनी में सावरकर ने लिखा कि मैंने वहां लोगों को बुलाया था कार लेके खड़े रहना, वहां कोई पहुंचा ही नहीं, फिर से इसको धर लिए। ये धर लिए तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए कि हमको तो भाई फ्रांस में गिरफ्तार किए, अब ये तो संधि है। तो वो भी रिजेक्ट हो गई कि चलो तुम वापस डायरेक्ट। अब 4 फुट 11 इंच हाइट और 6 फुट का रणदीप हुड्डा, और थप्पड़ मारूंगा बोलता है भाई। ये हालत चल रही है यार। तो ये अभी हम इसको दोस्तों, ये जो पूरी बातचीत है हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। सावरकर के बेहद अच्छे अच्छे कारनामे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इसको कड़ी के रूप में आपके सामने में पेश किया जाए, क्योंकि देश में फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अंबेडकरवाद और सावरकरवाद की लड़ाई चल रही है
जमीन पे। हमें सद्भावना रखनी है, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है, अंबेडकरवाद ये कहता है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा यही थी। तो नथुराम के उस प्रेमी के बारे में, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसी 1975 की फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किताब कहती है, जिसके एक स्पर्श के लिए नथुराम जो है ये व्याकुल थे। तो ऐसे नथुराम के प्रेमी विनायक दामोदर सावरकर, नथुराम के समलैंगिक प्रेमी, ब्रैकेट में ये लिख देता हूं भाई कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है। तो नथुराम के समलैंगिक प्रेमी जिनकी एक स्पर्श के लिए नथुराम व्याकुल थे, उनके बारे में काफी अच्छी अच्छी रोचक कहानियां हैं। ये हम आगे की कड़ियों में जरूर देखेंगे और हम धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। आप समझ लीजिए कि ये तो अभी मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपके सामने में रखा है। अभी धीरे धीरे करके जब आगे की कड़ियां आती चली जाएंगी, हम उसमें सावरकर के जो क्षमा याचिकाएं हैं, मर्सी पिटीशंस हैं, वो भी आपके सामने में रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।